प्रोसीजर्स की। प्रोसीजर्स मतलब कैसे हम इंक्वायरी करते हैं, कैसे क्या करते हैं। प्रोसीजर्स से पहले कुछ बातें हमें समझनी होगी। देखिए आपका रूल, जैसे रूल नंबर 12 देखेंगे, 13 देखेंगे, सब है। मैं उसे जनरल बातों में रख रहा हूं। कहते हैं कि इंक्वायरी जब भी होगी तो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आपने पहले भी पढ़ा था चार्ज ऑफिसर को। कहते हैं कि जो मेजर पेनाल्टी है, हमेशा याद रखिएगा, जो मेजर पेनाल्टी है, आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में 3 रूल पढ़े, तो एक रूल आपने 311 पढ़ा था कि रिमूवल, डिसमिसल या रिडक्शन इन रैंक अपॉइंटिंग अथॉरिटी से नीचे नहीं करेंगे। लेकिन कहा कि मेजर पेनाल्टी जब भी लगाएंगे तो इंक्वायरी मैंडेटरी होगा। क्या मैंडेटरी होगा? इंक्वायरी इज मैंडेटरी। इंक्वायरी, अब इंक्वायरी का मतलब क्या? जांच पड़ताल। अब ये जांच पड़ताल, ये आपका रूल 12 में बात की गई है। जो इंक्वायरी करने का प्रोसीजर है, यही प्रोसीजर आप पढ़ने जा रहे हैं। और इसी प्रोसीजर में और मेजर पेनाल्टी आप पढ़ेंगे कि क्या प्रोसीजर होगा, और माइनर पेनाल्टी के लिए पढ़ेंगे। और मेजर पेनाल्टी जिसके लिए आपके लिए बात करेगा रूल 14, और फॉर माइनर पेनाल्टी के लिए जो बात करेगा प्रोसीजर कि इंक्वायरी कैसे करेंगे, उसके लिए बात करेगा रूल 16। तो रूल 14 एंड रूल 16, 2 रूल्स आर इंपॉर्टेंट रूल्स है, ठीक है। तो उसके बाद कुछ छोटे छोटे जीआई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम देख लेंगे, डील कर लेंगे, ताकि उससे बचे हुए रूल्स भी आपके सारे कवर हो जाएंगे। तो आइए जरा हम सबसे पहले चलते हैं रूल 16 पे। किस पे चलेंगे? रूल 16 पे। रूल 6 या चलिए रूल 14 से चलते हैं। पहले 14 है, लेकिन मेजर पेनाल्टी से पहले ना रूल 14 पढ़ लेंगे तो रूल 16 की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बहुत इजी हो जाता है समझना। तो पहले रूल 14 पे ही चला जाए। तो आइए प्रोसीजर्स में हम रूल 14 की तरफ बढ़ते हैं। मतलब माइनर मेजर पेनाल्टी के लिए क्या प्रोसीजर होगा, किसी के ऊपर। अब मैं पेनाल्टी अब पढ़ चुके हैं, मैं रिवाइज नहीं करता हूं। आइए जरा हम इसी पेनाल्टी को, अच्छा आपको पता है कि प्रेसिडेंट जहां भी है इन्वॉल्व, वहां प्रेसिडेंट का मतलब मिनिस्टर होंगे। ये सब आपके रूल में कहा गया है। तो प्रेसिडेंट के मतलब मिनिस्टर होंगे। यूपीएससी का कंसल्टेशन आपके स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ वहीं पे जरूरी होगा। जहां पे मैंने पीछे भी बात किया था, जहां पे क्या हो कि प्रेसिडेंट आइदर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो या आइदर अपीलेट अथॉरिटी हो, वहां पे यूपीएससी का कंसल्टेशन मैंडेटरी होगा। प्रेसिडेंट के बदले कौन डिसाइड करते रहता है जांच पड़ताल? प्रेसिडेंट चाहते हैं कि हमारे बदले यूपीएससी पहले एक बार देख ले, बीइंग एक्सपर्ट बॉडी। जो इंक्वायरी करने जा रहे हैं रूल 14 का, ये इंक्वायरी आई वाला इंक्वायरी है। अब जरा बेसिक समझने, देखिए एक इंक्वायरी होता है आई से। आई वाला कहते हैं इन्वेस्टिगेट, पूरी तरह से जांच करना। एक होता है इंक्वायरी ई वाला इंक्वायरी, ये कहते हैं कि भाई जब आप इंक्वायरी इस तरह का ये कर रहे हैं तो आप एसरटेन कर रहे हैं फैक्ट, एसरटेनिंग फैक्ट्स इन जनरल। इन जनरल का मतलब समझते हैं कि साधारण, किसी से पूछ के इधर उधर। लेकिन जो आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ये इन जनरल नहीं है, ये स्पेशल है। पूरी तरह से गहन जांच पड़ताल, कहते हैं ना, इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं। इसलिए इस आई वाले को इंक्वायरी कहते हैं। छोटे वाले जो इंक्वायरी हैं इनके लिए कहते हैं कि हम फैक्ट, क्या वेरासिटी ऑफ फैक्ट्स देखते हैं, सही है गलत है, इन जनरल टर्म्स में पता करने की कोशिश करते हैं। तो ये इसका जो पोटेंशियल है वो कम है, इसका पोटेंशियल हाई पोटेंशियल है, याद रखिएगा।
हम जो इंक्वायरी करने जा रहे हैं आई वाला इंक्वायरी करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले रूल 14 में मतलब किसके लिए मैंने कहा फॉर मेजर पेनाल्टी। ये कौन डिसाइड किया कि मेजर पेनाल्टी प्रोसीडिंग ही चलेगी? फर्स्ट जो स्टेज होता है हर किसी में, फर्स्ट हम क्या करते हैं कि एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में क्या करते हैं, वेरासिटी ऑफ फैक्ट देखते हैं। वेरासिटी ऑफ फैक्ट का मतलब हो गया कि भाई जो एलिगेशन है, एलिगेशन जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट पे लग के आए हैं वो एलिगेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, गलत है, ठीक है। तो ये चेक करते हैं। चेक करने के बाद पाया उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। मेमो देते हैं, पूछते हैं हाँ जी आपके ऊपर आरोप है। ये हर केसेस में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद आफ्टर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैं हमारे, जो हमारे पर पेनाल्टी लगा सकते हैं, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि भाई इस पे कौन सा केस चलेगा, मेजर पेनाल्टी का केस चलाया जाए कि माइनर पेनाल्टी का केस चलाया जाए। ये कैसे डिसाइड करते हैं भाई, देखते हैं इनका मिस्टेक्स क्या है। थोड़ा बहुत गलती है माइनर पेनाल्टी, बड़ी वाली गलती है तो मेजर पेनाल्टी प्रोसीडिंग चलेगा, ठीक है। अब जब प्रोसीडिंग के लिए डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो इंक्वायरी के लिए अब मैं इस इंक्वायरी को ना अपने सुविधा के अनुसार कई स्टेप्स में बांट लेते हैं। हम इंक्वायरी के लिए फर्स्ट स्टेप में, कौन सा स्टेप, फर्स्ट स्टेप, पहला काम क्या करना है। देखिए आपके पास, आप विजिलेंस के डीलिंग हैंड है या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, आपके पास कोई एलिगेशन आता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट ने गलत किया, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। चलिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को हम अलग ही रखते हैं, इस स्टेप में शामिल नहीं करते। सबसे पहले आप जो मैंने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करने के बाद आपको लगा कि एलिगेशन करेक्ट है तो आपने डिसाइड किया कि भाई मेजर पेनाल्टी प्रोसीडिंग की जाएगी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने क्या डिसाइड किया, मेजर पेनाल्टी प्रोसीडिंग की जाएगी। फर्स्ट स्टेप में वो चार्ज शीट बनाते हैं कि भाई क्या क्या आरोप हैं। तो उसमें कहते हैं जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, अब मैं थोड़ा रूल का टर्म लिखूंगा। रूल में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो हैं वो क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, ड्रॉ अप, क्या बनाएंगे। देखिए चार्ज शीट में क्या क्या होता है, नॉर्मल सब चार्ज शीट हम इन जनरल ओएम में भी इस्तेमाल किया गया है, इन जनरल भी चार्ज शीट इस्तेमाल करते हैं। मैं अलग से लिख देता हूं यहाँ पे, ड्रॉ चार्ज शीट। चार्ज शीट क्या है, जो जो आरोप है और उस आरोप में क्या क्या चीजें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, क्या क्या विटनेसेस हैं, क्या क्या उसमें आरोप जो हैं वो कंडक्ट रूल कौन से वायलेट हो रहे हैं, और आरोप को सही साबित करने के लिए स्टेटमेंट जो भी है, इम्पुटेशन ऑफ मिसकंडक्ट, मिसबिहेवियर, ऑल रिलीवेंट फैक्ट्स, कोई कन्फेशन हुआ है, जिनके ऊपर आरोप लगता है, जैसे जिनके अगेंस्ट चार्जशीट इशू होगा उनको बोलते हैं सीओ, चार्ज ऑफिसर। क्या बोलेंगे, चार्ज ऑफिसर, ठीक है। तो अभी तक आपने डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जाना, चार्ज ऑफिसर जाना, जिनके ऊपर डिलिक्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट, जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने ऑफेंडर हैं, उनको आप चार्ज ऑफिसर बोलेंगे। सीओ जिनके ऊपर चार्ज लगा हुआ है। ये ड्रॉप करेंगे क्या, तो कहते हैं लैंग्वेज के रूल के टर्म में डिफिनिट एंड डिस्टिंक्ट, आपके क्वेश्चन में यही लिखा हुआ आएगा, आर्टिकल ऑफ चार्जेज। जो भी चार्जेज हैं, कौन कौन से कंडक्ट रूल वायलेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो भी रहेगा। इसके साथ साथ इसमें क्या रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ इम्पुटेशन ऑफ मिसकंडक्ट, जो सपोर्ट में सारे कुछ हैं, इम्पुटेशन ऑफ मिसकंडक्ट रहेगा।
कहने का मतलब है कि इम्पुटेशन ऑफ मिसकंडक्ट, इसमें क्या क्या रहेगा, इसके सपोर्ट में क्या क्या रहेगा, जो गलती किए हैं, तो जो भी आप कह सकते हैं ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स, सपोर्ट में क्या है नहीं है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको मिला, आपने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया था ना, आपने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में गवर्नमेंट सर्वेंट से भी पूछा था कि भाई आपने कुछ किया है, कन्फेशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट कुछ कन्फेस कर रहे हैं वो भी। साथ साथ इसमें एक और चीज रहेगा, लिस्ट ऑफ विटनेस, भाई कौन कौन गवाह था इसमें, विटनेस, या मान लीजिए कहीं गवाह नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट्स होगा ना, कुछ तो देखा होगा आपने, ये सारे चीज इसमें लगे हुए रहेंगे। ये कंप्लीटली क्या कहलाता है, इसी का दूसरा नाम पूरा मिला करके जो है वो चार्ज शीट है। लेकिन आपका सीसीए रूल में चार्ज शीट शब्द का इस्तेमाल ना करके इसे ही इस्तेमाल किया गया है, जो मैंने ब्रेक करके कहा। लेकिन जो OMDOPT इशू किया, हम आप जैसे लोग बैठ के इशू किए, वो उसमें हमने चार्ज शीट नाम दिया है। पहला स्टेप क्या था, चार्ज शीट बनाने का था। चार्ज शीट कब बना, जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर ली, कोई एलिगेशन आया तो फर्स्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई, इन जनरल पूछताछ करके कि ये सही है कि गलत है। मान लीजिए आप सही से काम कर रहे हैं और आपके अगेंस्ट हम कुछ भी लिख के भेज दें, तो ऐसा नहीं है ना कि एक्शन ले लेंगे, सीधे दौड़ जाएंगे, हाँ जी आ गया एक्शन ले लो। पहले वो जांच पड़ताल करेंगे, अपना माइंड अप्लाई करेंगे, वो देखे पूछ करके, ये करके, इधर से उधर से गवर्नमेंट सर्वेंट को मेमो दे करके उनसे भी पूछे कि आपके अगेंस्ट ये है, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं, सब पूछ के डिसाइड किया हाँ कुछ तो गलती है। तब अब चलते हैं इंक्वायरी के लिए, तो देखते हैं कि मेजर पेनाल्टी विदाउट इंक्वायरी हो नहीं सकती है, तो अब मतलब विदाउट पर्सनल हियरिंग भी देना पड़ेगा, ऐसे कोई भी पेनाल्टी विदाउट इंक्वायरी नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम चार्ज शीट ड्रॉ कर लिए हैं। आइए जरा, हमने कहा था स्टेप बाय स्टेप बना लेते हैं। ये जो स्टेप है ये हमारा अपना इन्वेंशन है, समझने के पर्पज से। चार्ज शीट बन गया, अब स्टेप 2 में हम आते हैं। स्टेप 2 में हम देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे आप लोग 1 2 3 4 नंबर दे के लिखना है, लिखिए, स्टार दे के लिखना है, जैसे लिखना है लिखिए। जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैं इनका काम क्या है, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैं, अब चार्ज शीट बना ली, अपने घर में तो रखेंगे नहीं, तो ये क्या करेंगे, सर कॉपी ऑफ चार्ज शीट। चार्ज शीट किसको देते हैं, वही चार्ज शीट का मतलब पूरे टू सीओ मतलब वही गवर्नमेंट सर्वेंट जिसके अगेंस्ट चार्ज लगाए गए हैं। इसमें क्या क्या रहेगा, तो वही रहेगा स्टेटमेंट ऑफ मिसकंडक्ट एंड मिसबिहेवियर, जो भी हैं, क्या अपनी गलतियां हमने पाया है। दूसरा क्या रहेगा, ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स, मैं सीधे शॉर्ट में आपके समझाने के लिए लिख देता हूं, ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स। ठीक है, मतलब क्या कि जैसे जो भी डॉक्यूमेंट हैं, विटनेसेस हैं, सबका सब इनको देंगे, सर्व करेंगे कॉपी, और क्या कहेंगे, जो चार्ज ऑफिसर है, सीओ है, उसको समय दिया जाएगा कि सबमिट अपना कोई भी रिप्रेजेंटेशन डिफेंस स्टेटमेंट। सीओ को क्या दिया जाएगा, एक मौका दिया जाएगा, क्या कहना चाहते हैं, सबमिट इट्स डिफेंस, आपको अपने डिफेंस में, बचाव में क्या कहने हैं, डिफेंस स्टेटमेंट या रिप्रेजेंटेशन, अगर आपको जो भी करना है आप दीजिए। ये चार्ज शीट जब मिलेगा इनको, तो सीओ को 15 दिनों में जवाब देने के लिए कहा जाएगा। अगर मान लीजिए फर्स्ट 15 दिन में नहीं दिए
तो फिर 15 डेज का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। ये एक्सटेंशन है, लेकिन ये 15-15 30 दिन तो हो गए, क्या ये एक्सटेंशन बार बार चलेगा? कहते हैं नॉट एक्सीडिंग 45 डेज, 45 दिनों से ज्यादा नहीं देना है। क्लियर है? कितने दिन तक के लिए देने हैं? मैक्सिमम 45 डेज। आइए, 45 दिनों से ज्यादा के लिए आपको नहीं देना है, नॉट एक्सीडिंग 45 डेज। अब ये क्या करेगा? आइदर जवाब देगा या नहीं देगा। आइए स्टेप्स 3। अब इनको मिल गया, चार्ज ऑफिसर गुस्से में है, तो हम लोग उसके लिए स्टेप 3, जहां चार्ज ऑफिसर गुस्से में है, समझने के पर्पज से स्टेप 3 कर लेते हैं। देखिए, सीओ चार्ज ऑफिसर क्या कर सकता है? जो सीओ है वो एक काम कर सकता है, आइदर चार्ज एक्सेप्ट कर सकता है, या पहले रुकिए, थोड़ा सा एक स्टेप इसमें से इजी वे में समझते हैं। जो सीओ है, चार्ज ऑफिसर, वो आइदर सबमिट करेगा अपना डिफेंस स्टेटमेंट, ठीक है, अपना बात बताएगा, और क्या कर सकता है? नॉट रिस्पॉन्डेड, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। देखिए, सीओ को एक और बात बताने के लिए उस वक्त कहा जाता है, ये भी बताएं विलिंगनेस टू बी हर्ड, कि आप चाहते हैं कि आपका पर्सनल हियरिंग हो, पर्सनली। ये इसका मतलब, टू बी हर्ड पर्सनली का मतलब है कि क्या आप पर्सनल हियरिंग चाहते हैं? पर्सनल हियरिंग का मतलब क्या? कि ऐसा नहीं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बुला के, कोई मतलब आपकी बात सुनने वाला कोई होना चाहिए, इंक्वायरी अपॉइंट करें, ये सब चीजें आप विलिंगनेस। मान लीजिए रिस्पॉन्ड किया, बताया तो बताया, नहीं भी बताया तो क्या होगा? ठीक है, मान लीजिए मैं सपोज करके चलता हूं कि वो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। स्टेप 3 ही अभी चल रहे हैं। स्टेप 3 में ही आप क्या करते हैं? आप मान लेते हैं कि स्टेप 3 में, अभी स्टेप 3 कंटिन्यू है, जो सीओ है वो क्या करता है? डिफेंस स्टेटमेंट सबमिट करता है, अपने बचाव में रिप्रेजेंटेशन देता है। तो जो सीओ से आपका डिफेंस स्टेटमेंट आ गया, ऑन रिसिप्ट ऑफ डिफेंस स्टेटमेंट, आप चेक करिए अब क्या बोला है उसने। जब आ गया तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? देखिए, ऑप्शन हो सकता है सीओ चार्ज एक्सेप्टेड, मान लिया हो कि हाँ मेरे से गलती हुई है, एक तो ये हो सकता है, या हो सकता है चार्ज नॉट एक्सेप्टेड, डिनाई किया, कहा नहीं नहीं मेरे ऊपर, जो नॉर्मली यही होता है, नॉट एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, या नॉट रिस्पॉन्डेड, कुछ भी जवाब नहीं दिया। जब ये ऑन रिसिप्ट ऑफ डिफेंस स्टेटमेंट, या कहिए अगर कुछ दिया ही नहीं, नोट रिस्पॉन्डेड वाले को ना अलग रख लेते हैं, स्टार्ट में सूट नहीं कर रहा है, ठीक है। नोट एक्सेप्टेड के बाद इसको रख लेते हैं, और यहाँ पे नोट रिस्पॉन्डेड, तो बेहतर रहेगा, ठीक है। नोट रिस्पॉन्डेड, रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। अगर एक्सेप्ट कर लेता है, इस केस में चार्ज ऑफिसर हैप्पी, मतलब खुद खुशी खुशी मान लिया है हैप्पीली, तो जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उनके लिए मैं डीए लिख रहा हूं, डीए रिकॉर्ड इट्स फाइंडिंग, क्या पेनाल्टी लगानी है नहीं लगानी है, मान ही लिया है तो चलो बात खत्म, कुछ इंक्वायरी नहीं। लेकिन चार्ज नॉट एक्सेप्टेड
और मैं कहता हूं कुछ बात मान लिया, कुछ बात नहीं माना, पार्शियली एक्सेप्टेड, कहा नहीं नहीं देखिए मेरे ऊपर ये आरोप तो सही है लेकिन ये बराबर आरोप गलत है, ऐसे दोनों ही केसेस में, या नॉट रिस्पॉन्डेड, आप क्या करते हैं, ऐसे केसेस में इंक्वायरी प्रोसीड्स हो जाता है, इंक्वायरी प्रोसीड्स आगे बढ़ जाएगा। और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या करते हैं, आइदर हिमसेल्फ, खुद चाहे तो खुद, नहीं तो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को, किसी या अपॉइंट आईए, अपॉइंट इंक्वायरी अथॉरिटी या इंक्वायरी ऑफिसर, खुद तो कर ही सकते हैं, खुद नहीं करने का मन होगा तो किसी को आईए या आईओ अपॉइंट कर देंगे। ये कौन हो सकते हैं, ये होने के लिए कोई प्राइवेट पर्सन हो सकता है, नहीं, ये हो सकते हैं ओनली गवर्नमेंट सर्वेंट। कौन हो सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट, चाहे ये सर्विंग हैं, ये भी हो सकते हैं, रिटायर्ड भी हो सकते हैं, यही सिर्फ आईओ अपॉइंट हो सकते हैं। किसी बाहर वाले के लिए ऐसा नहीं है कि किसी प्राइवेट कंपनी के सीईओ को अपॉइंट कर दीजिएगा कि जांच करे, ऐसा नहीं कर सकते, या कोई प्राइवेट बाहर से बुला लिए ग्राम प्रधान और ये वो को, नहीं, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ही होंगे, चाहे रिटायर्ड भी हो सकते हैं, सर्विंग भी। हम आज बात करेंगे रिटायर्ड पे, पूरे अच्छे से चीजों को जानेंगे। अब मान लीजिए एक आईए या आईओ, इंक्वायरी अथॉरिटी या इंक्वायरी ऑफिसर, प्लस ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपना अगर खुद से नहीं कर रहे हैं तो एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंट करेंगे। क्या अपॉइंट करेंगे, ये इनका वकील है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर, पीओ, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, पीओ, अपने तरफ से एक पीओ अपॉइंट कर देंगे कि भाई मेरे तरफ से, नॉर्मली खुद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं करते हैं, आप देखेंगे वो बोलेंगे मुझे डिसीजन लेना है, मैं खुद ही इंक्वायरी में भी बैठूं, सही नहीं रहेगा, नॉर्मल हायर लेवल होते हैं, टाइम भी नहीं होता, तो वो किसी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट सर्वेंट या रिटायर्ड या सर्विंग जो भी हो, इनको आईओ अपॉइंट कर देते हैं। और पेनाल्टी, और एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो सरकार की तरफ से केस प्रेजेंट करेगा, सरकारी वकील, ये भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ही होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट को अपॉइंट कर दिया जाता है कि भाई सरकार का केस आप प्रेजेंट करिए। इंक्वायरी प्रोसीडिंग के लिए अब ये सब तो हो गए सरकार की तरफ से, और जो चार्ज ऑफिसर है वो भी अपनी तरफ से किसी को ला सकता है। तो स्टेप्स 3 में मैंने देखा इंक्वायरी प्रोसीड्स हो जाती है, हम आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने एक इंक्वायरी अथॉरिटी या इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट कर दिया, एक अपना वकील नियुक्त कर लिया, प्रेजेंटिंग ऑफिसर नियुक्त कर दिया। अब जो इनको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैं वो क्या करेंगे, ये सब पेपर भेजेंगे ना। आइए स्टेप 4 रख लेते हैं, हम ये स्टेप अपने समझने के हिसाब से रख रहे हैं। अब जो आपके डीए हैं, डीए क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं आईओ को सारा पेपर, फॉरवर्ड ऑल डॉक्यूमेंट्स टू इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी अथॉरिटी, दोनों इनको कहा जाता है। ये क्या क्या इनको भेजते हैं, कभी क्वेश्चन में आ जाए क्या क्या भेजते हैं, तो आप यही कहेंगे चार्जशीट। चार्जशीट में क्या रहेगा, ब्रेक करके लिख रहे हैं, आर्टिकल ऑफ चार्जेज रहेगा आपका, डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट आर्टिकल ऑफ जो भी चार्जेज हैं, डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट आर्टिकल ऑफ चार्जेज, प्लस उसमें क्या रहता है, इम्प्यूटेशन ऑफ, जो मैंने लिखा था, इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर, इसमें जो भी है, प्लस ऑल रिलेवेंट फैक्ट, सब इसमें लगा रहता है। ये आप पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड चार्जशीट। चार्जशीट उनको भेजेंगे। अगर मान लीजिए
सीओ का डिफेंस स्टेटमेंट कुछ आया था, डिफेंस स्टेटमेंट ऑफ सीओ चार्ज ऑफिसर। इफ एनी अगर दिया था तब, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, देता है कई जगहों पे देता है, कई जगहों पे नहीं देता है। थर्ड, आपने कोई विटनेस का स्टेटमेंट लिया था। स्टेटमेंट अगर आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जांच कर रहे थे कि हाँ ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, क्योंकि अब इंक्वायरी में एग्जामिन होना है, इफ एनी क्या विटनेस सही था नहीं था, है तो वो भी रहेगा। और आपने क्या किया है, चार्जशीट मैंने कहा था सर्व करना पड़ेगा चार्ज ऑफिसर को, तो वो प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ सर्विंग। जो मैंने चार्जशीट, अब मैं पूरा पूरा नहीं लिखा, चार्जशीट टू सीओ, ये इसीलिए हमेशा ये चार्जशीट किससे करते हैं, बाय हैंड सर्व करते हैं, बाय हैंड विथ रिसिप्ट, आप रिसिप्ट लेकर के, और बाय पोस्ट सर्व करते हैं, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट ये चार्जशीट सर्व किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ताकि जिस दिन डिलीवरी हो गई उस दिन तो ठीक है, उनको मिल गया। बाय रजिस्टर्ड पोस्ट देते हैं, या बाय हैंड अगर दिए तो रिसिप्ट लेकर के, नहीं रिसिप्ट दिया तो बाय पोस्ट भेजिए उनको, ठीक है। आइए, अब प्रूफ ऑफ सर्विंग चार्जशीट प्लस आपका वकील कौन है, पीओ अपॉइंटमेंट ऑर्डर, ये लेते हुए सारा कुछ क्या करते हैं, भेज देते हैं आईओ को। किसको दे दिए, इंक्वायरी अथॉरिटी को। इंक्वायरी अथॉरिटी पूरा केस बंडल बन के आता है। चलिए अब स्टेप 5 में हम चलेंगे। इंक्वायरी ऑफिसर के पास आपने सारा पेपर भेज दिया, स्टेप 5। अब जो इंक्वायरी ऑफिसर हैं, इनके यहाँ काम शुरू हुआ, ये क्या करेंगे, इशू करेंगे नोटिस। जैसे ही इनको मिलता है तो इशू नोटिस टू किसको किसको, एक तो सीओ को, एक तो पीओ को। अब दो पक्ष हो गए ना, एक चार्ज ऑफिसर और एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर। प्रेजेंटिंग ऑफिसर इज गवर्नमेंट वकील, गवर्नमेंट लॉयर की तरह। गवर्नमेंट लॉयर मतलब लॉयर नॉर्मल नहीं रहते, लीगल प्रैक्टिशनर नहीं, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। दूसरा एक चार्ज ऑफिसर जिनके ऊपर आरोप है, ठीक है। ये जब ये नोटिस इशू करेंगे, जय हिंद के पास समय मिला, नोटिस इशू किए, नोटिस इशू होने के ये समय देंगे, ये बोलेंगे विद इन 10 डेज। विद इन 10 डेज क्या कहेंगे, प्रेजेंट होने के लिए बोलेंगे। विद इन 10 डेज ये बोलेंगे कि सब आइए प्रेजेंट होइए। बी प्रेजेंट, चलिए ऐसे लिखिए, बी प्रेजेंट और बिफोर आईओ, बी प्रेजेंट बिफोर आईओ। भाई हम ये बोलेंगे मैं आईओ हूं इस केस का, अब आपका केस चल रहा है, आप भी आइए। सरकारी वाले जो उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए पीओ हैं, कि भाई जो उनके अगेंस्ट हैं, तो पीओ को भी बोलेंगे विद इन 10 डेज। ये एक्सटेंडेबल हो सकता है, कहते हैं कि ये अगर 10 दिन में नहीं आया तो 10 डेज एडिशन हो सकता है, एक्सटेंडेबल है, कि भाई एक बार नहीं है तो एक्सटेंडेबल कर दीजिए, 20 डेज के भीतर आ जाइए। जब ये डीए आ जाते हैं नोटिस किए, तब फिर क्या होगा, जो अगले स्टेज ये होगा कि सीओ विल आइदर आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा तो भी यही काम करना है, प्रेजेंट बिफोर किसके सामने आएगा, आईओ के। अब आईओ ही हमसे, आईओ या आईए दोनों एक ही चीज है। यहां पे फिर इससे सीओ प्रेजेंट होगा, सीओ से मेनली काम है, पीओ तो आएगा ही आएगा, वो सरकारी आदमी है, वो जाएगा कहां। यही दिक्कत रहती है कि भाई सीओ नहीं आता है कई बार, अगर आया है तो प्रेजेंट हुआ है तो इससे पूछेंगे विलिंगनेस टू बी हर्ड। सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि चार्ज एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है,
तो अगर सीओ प्रेजेंट हुआ है बिफोर आईओ, ठीक है, तो सबसे पहला काम पूछेंगे सीओ से, क्या पूछना है? एक्सेप्टेंस ऑफ चार्जेस। एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ चार्जेस, ठीक है। दूसरा पूछेंगे विलिंगनेस टू बी हर्ड, कि आप चाहते हैं कि आपका इंक्वायरी ये बढ़े, ठीक है। ये दो चीज उनसे पूछेंगे अगर सीओ प्रेजेंट होता है। आइए स्टेप 5 में ही अभी चलेंगे। सीओ प्रेजेंट हो गया है, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। सीओ आपके सामने क्या हो रखा है? आ रखा है। सीओ जो है कहाँ है? प्रेजेंट बिफोर आईओ है, प्रेजेंट बिफोर इंक्वायरी ऑफिसर है। सीओ से कहा गया कि एक्सेप्ट करते हैं। अब सीओ क्या करता है? एक तो है कि इफ डिनाइड, अगर उसने कहा नहीं मैं कोई चार्ज एक्सेप्ट नहीं करता हूं। दूसरा है पार्शियली एक्सेप्टेड, कहा नहीं नहीं ये एक्सेप्ट करते हैं, ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पार्शियली एक्सेप्टेड चार्जेज, ठीक है। और तीसरा कंडीशन है कि इफ सीओ नॉट प्रेजेंट, आया ही नहीं, इफ सीओ नॉट प्रेजेंट। ऐसे तीनों कंडीशन में अगर डिनाई किया है तो, नॉट प्रेजेंट हुआ है तो, या पार्शियली अगर एक्सेप्ट किया है तो देखिए, या एक और कंडीशन हो सकता है टोटली एक्सेप्टेड। यहां पे मान लिया टोटली एक्सेप्टेड, ये कंडीशन छूट रहा था। अगर टोटली एक्सेप्ट कर लिया है, तुरंत क्या करेंगे? जो ये आईओ है अपना रिकॉर्ड करेंगे फाइंडिंग, रिकॉर्ड इट्स फाइंडिंग एंड रिटर्न टू किसको? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को दे देंगे। जब मान ही लिया तो फिर क्या? लेकिन ऑल अदर केसेस जो मैं कह रहा हूं, अगर इसने डिनाई किया है, जहां भी एक्सेप्टेंस हो गया वहां काम खत्म है, वहीं पे खत्म। नहीं तो ऑल अदर केसेस में क्या करेंगे? एक इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो कहेंगे कि भाई एडजर्न करेंगे। जो इंक्वायरी ऑफिसर हैं वो कुछ डायरेक्शंस, पहले एक डायरेक्शंस इशू करेंगे, मैं डायरेक्शंस नीचे लिख देता हूं, डायरेक्शंस देंगे। और अगर एडजर्न करना चाहते हैं केस तो एडजर्न कर सकते हैं कि भाई इतने दिन बाद सुनेंगे, एडजर्न केसेस, लेकिन कितने पीरियड के लिए? नॉट एक्सीडिंग 13 डेज, 30 दिनों से ज्यादा के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि अब हम सुनेंगे 6 महीने बाद, ऐसा नहीं। डायरेक्शन क्या क्या देंगे? डायरेक्शन देखिए, इनके पास ऑप्शन है, खुद सामने में भी इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट कराएंगे, या नहीं तो पीओ का काम है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट कराना। जितने डॉक्यूमेंट आए हैं वो पूरे का पूरे बोलेंगे कि पीओ को इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट कराइए, चार्ज ऑफिसर को दिखाइए क्या क्या है आपके पास। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ये भी कितने दिनों में होना चाहिए? 5 डेज, मैक्सिमम एक्सटेंडेबल 5 डेज, विद इन 10 डेज के भीतर एक्सटेंडेबल है, ठीक है। डायरेक्शन देगा कि इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट करेगा कौन? ये करेगा कौन? बाय पीओ। ये पीओ करवाएगा, सीओ करेगा। तो पीओ सारा डॉक्यूमेंट एक एक रखेगा और इसको चार्ज ऑफिसर देखेगा। एक डॉक्यूमेंट एकदम रखने का तरीका कैसे पता है? एक डॉक्यूमेंट रखेंगे, देखो ये है विटनेस का स्टेटमेंट, ये है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसके अगेंस्ट जो मिला है पेपर, हर चीज सब कुछ इंस्पेक्शन कराएंगे। दूसरा डायरेक्शन रहेगा, ये तो पीएसीओ को कराएगा। सीओ को इस देखिए, जो चार्ज ऑफिसर है उनसे पूछा जाएगा क्या कोई आप डिफेंस चाहते हैं अपना, कि आपके अगेंस्ट कोई आपका कोई मदद के लिए चाहिए? उसको बोलते हैं डिफेंस असिस्टेंट। क्या बोलते हैं? डिफेंस असिस्टेंट,
किसी की मदद आप चाहते हैं, इनसे पूछा जाएगा सीओ से कि आप अपना बताइए विलिंगनेस, कि कोई आप किसी का मदद भी चाहते हैं, विलिंगनेस कहिए या नेम कहिए। अगर विलिंग है तो नाम बताइए, किसको आप डिफेंस असिस्टेंट के रूप में रखना चाहते हैं। ये डिफेंस असिस्टेंट कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है, ठीक है। आइदर ये भी रिटायर्ड हो सकता है, सर्विंग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो सकता है? सर्विंग या रिटायर्ड भी हो सकता है। डिफेंस के रूप में आप अपने तरफ से चार्ज ऑफिसर भी बोलेगा ना, भाई सरकारी वकील पीओ है तो मेरे तरफ से भी कोई चाहिए, ये बताएगा, उस वक्त अपना नाम देगा। इनसे सीओ से ये भी पूछा जाएगा कि आप अपने सपोर्ट में कोई गवाह लाना चाहते हैं, विटनेस है आपके पास तो उसका लिस्ट दे दीजिए। कोई विटनेस अगर आपके पास है तो आप उस विटनेस का भी लिस्ट दे दीजिए। सीओ के पास भी, चार्ज ऑफिसर के पास भी तो कुछ अपना सपोर्ट में बचाव के लिए होगा, उनसे कुछ है तो ये भी पूछ लिया जाएगा। उनसे ये भी पूछा जाएगा सीओ से कि भाई आपको कोई और डॉक्यूमेंट्स, तो रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे है ये डॉक्यूमेंट वगैरह तो आपको रिक्वायर्ड तो नहीं है, अगर है तो फिर प्रोवाइड किया जाएगा। सीओ को फुल अपॉर्चुनिटी, पीओ को फुल अपॉर्चुनिटी, पहला दिन मिला है, डॉक्यूमेंट देखिए, विद इन 10 डेज इंस्पेक्शन कर लीजिए मैक्सिमम, और जरूरत हो तो बताइए। अभी आप अपने अपने दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारियां कर लीजिए। ये हो गया हमारा स्टेप्स 4। यहाँ पे सब मिले बैठे, सबको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी गई। अब मैं स्टेप्स 4 में ही कुछ छोटी छोटी बातें रख लूंगा। स्टेप्स 4 ही था ना कि स्टेप 5 पे आ गए थे हम लोग। चलिए जो भी स्टेप है, स्टेप 4 ही हमारा लगता है चल रहा है। तो स्टेप 4 में जब 5 होगा तो 5 कर लीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं, मैं स्टेप आपको पढ़ाने के क्रम में लिखते जा रहा हूँ, स्टेप 4 या 5 जो भी हो। अब क्या होगा जब इनसे पूछ लिया गया, मान लीजिए इसमें मैं स्टार लगा के लिखता हूं, आप लोग एनओटी नोट करके भी लिख सकते हैं। अगर सीओ कहता है, इफ सीओ रिक्वेस्ट फॉर, किसके लिए? डिफेंस असिस्टेंट के लिए। कहता है कि हाँ मुझे डिफेंस असिस्टेंट चाहिए, या खुद भी कर सकता है। और ये डिफेंस असिस्टेंट क्या है? लीगल प्रैक्टिशनर है, किसी वकील के लिए कहता है। क्या अलाउ होगा? अब मान लीजिए नॉर्मली नॉट अलाउड होते हैं, नॉर्मली नॉट अलाउड लीगल प्रैक्टिशनर ऑफिस के काम में। क्यों? अनलेस पीओ जो है क्या है? इज लीगल प्रैक्टिशनर। पीओ अगर लीगल प्रैक्टिशनर है तो भाई एक तरफ से वकील है, लॉ ग्रेजुएट है, और या मास्टर होल्डर है लॉ डिग्री में, तो दूसरे तरफ भी फिर अलाउ करिए। या कॉम्पिटेंट, या चलिए और लिखिए, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जो है डिसीजन कि भाई ऐसा सर्कुमस्टांसेस है, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, कुछ इस तरह का उनको लगता है कि ए कंप्लेंट अथॉरिटी सेटिस्फाइड क्या सेटिस्फाइड है कि सर्कुमस्टांसेस ऐसा है, केसेस ऐसे हैं, वारंट फॉर अलाउिंग लीगल प्रैक्टिशनर, उनको ऐसा लगा। ये रूल में नॉर्मली क्या होता है, जहां पीओ लीगल प्रैक्टिशनर है वहीं देते हैं, लेकिन रूल्स में ये भी है कि अगर उनको लगेगा तो वो दे सकते हैं, अगर सर्कमस्टांसेस ऐसा बनता है तो। एक तो ये हो गया। दूसरा, सीए रिक्वेस्ट फॉर डिफेंस असिस्टेंट। अगर सीए रिक्वेस्ट फॉर, जो चार्ज ऑफिसर है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स,
एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट मांगता है, एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगता है, तो क्या करेगा वो इसका रिलेवेंसी बताएगा, कुछ भी नहीं मांग सकता। इंडिकेट इट्स रिलेवेंसी बताएगा क्यों ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। अगर मांगा है और सीओ एग्री है, सीओ ने कहा है कि चाहिए, और डीए, अब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इसको क्या क्या कर सकते हैं, डीए अलाउ भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट देना, डीए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है वो डिसअलाउड भी कर सकते हैं। उनको लगेगा कि नहीं 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 ये तो अननेसेसरी डॉक्यूमेंट मांग रहा है, डिसअलाउड भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम सपोज करके चलते हैं कि डीए ने क्या किया, अलाउ कर दिया, कहा ये डॉक्यूमेंट देंगे। तो डीए जब अगर अलाउ करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट के लिए लिखेंगे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिनके पास वो डॉक्यूमेंट है, तो डीए क्या करते हैं, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या डीए अलाउ करते हैं अगर, तो सॉरी डीए का मतलब आप लोग आईएस इंक्वायरी चल रही है ना, तो आईओ ही लिखिए, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं आईओ। यहाँ पे ना मैं इंक्वायरी अथॉरिटी या आईओ लिखे, मैं डीओ लिख दिया था। और यहाँ पे भी इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी अथॉरिटी जो भी लिखना है, डिसअलाउड भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये हो जाएगा इंक्वायरी ऑफिसर, हम इंक्वायरी में थे और आदत की वजह से डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ही लिख दी, इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी अथॉरिटी। ये क्या करेंगे, उनको लिखेंगे, वो रिकॉर्ड कीपर अथॉरिटी को लिखेंगे, जो जिनके पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड कीपर अथॉरिटी को क्या करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिक्वेस्ट फॉर डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट दीजिए, हमारे चार्ज ऑफिसर को ये डॉक्यूमेंट चाहिए, मांग रहे हैं। और उनका काम होगा कितने दिनों में, उनका काम होगा कि भाई विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ, कितने दिनों में, विद इन 1 मंथ। कभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है नॉर्मली कि कितने दिनों में, लेकिन कभी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है विद इन 1 मंथ क्या करेंगे, आइदर वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड, ठीक है, और रीजन फॉर नॉट प्रोवाइडिंग बताएंगे, रीजन फॉर नॉट प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंट, क्यों नहीं दे सकते, ये उनको बताना रहता है। किसको, जो रिकॉर्ड कीपर हैं। ये रिकॉर्ड कीपर क्या करेंगे, आइदर डॉक्यूमेंट देंगे या नहीं तो नहीं अवेलेबल है तो बता देंगे नहीं है, अगर है लेकिन दे नहीं सकते किस वजह से तो वो बता देंगे। चलिए डॉक्यूमेंट वगैरह ये सब जो कि मांगे आ गया। अब स्टेप्स हम अगला स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप अब शुरू होगा इंक्वायरी का, दोनों बैठेंगे। स्टेप 5, आईओ बैठ जाएंगे इधर, एक तरफ पीओ सरकारी वकील, एक तरफ सीओ चार्ज ऑफिसर। चार्ज ऑफिसर की मदद के लिए आपने देख लिया है डिफेंस असिस्टेंट है, ठीक है, डिफेंस असिस्टेंट ये कोई भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट, चाहे रिटायर्ड हो या सर्विंग। अब शुरू होती है पूरा जांच पड़ताल, इंक्वायरी। इंक्वायरी में मैं इस स्टेप का बहुत आपके एग्जाम के पर्पस से स्टेप के इंटरनल पार्ट में कोई लेना देना नहीं है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है लेकिन वो नहीं पूछेंगे। अब क्या होता है, जो दोनों तरफ के विटनेस हैं, गवाह हैं, सर अब इंक्वायरी शुरू होगी, दोनों तरफ रोज हियरिंग होगी, जितने जब जब बुलाएंगे आईओ दोनों आएंगे, विटनेसेस को एग्जामिन किया जाएगा, यहाँ पे क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। जैसे देखिए सीओ ने अपना विटनेस लाया तो वो अपना एग्जामिन करेगा, कहेगा बताइए हमारे पक्ष में बातें, और पीओ उसको क्रॉस एग्जामिन कर लेगा, उसको फंसाने के लिए ऐसे सवाल पूछेगा कि उससे सच निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जामिनेशन चलेगा। एग्जामिनेशन के बाद क्या होता है,
इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन रोज डेली ऑर्डर शीट बनते हैं। जो जो चीजें होंगी वो किस में रिकॉर्डेड हो जाएगा, डेली ऑर्डर शीट में। जितने डिस्कशन होंगे सबके सब डेली ऑर्डर शीट में रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। ठीक है, हम लोग 10-20 तक क्लास लेके चलेंगे ताकि हम इसको कंप्लीट करके कुछ और बातें भी जान पाए। डेली ऑर्डर शीट रिकॉर्ड होते रहे। लास्ट में, जब पूरा इंक्वायरी के लास्ट में, ऑन द एंड, एट द एंड ऑफ इंक्वायरी, जो इंक्वायरी है पूरा पूरा सुना गया, सब कुछ हुआ, एंड ऑफ इंक्वायरी में ये बोलेंगे कि भाई पीओ को, प्रेजेंटिंग ऑफिसर को, कि अब आप अपना फाइनल स्टेटमेंट रिटन में सबमिट करो। उसको बोलते हैं पीओ ब्रीफ। क्या बोलते हैं? सबमिट पीओ ब्रीफ। अच्छा, मैंने जो ये स्टेप्स मैंने कहा, ये पूरा, इस पूरे स्टेप्स में काफी समय लगता है। ये पूरा स्टेप्स में एग्जामिनेशन होता है, अपने अपने सब डिफेंस की बातें रखते हैं और सारा कुछ चलते रहता है। उसमें कुछ नया फैक्ट्स लाना है, जैसे पीओ चाहता है कि ब्रिंग न्यू फैक्ट्स, कुछ नया फैक्ट्स लाना चाहता है, ला सकता है। जो चार्जशीट में नहीं भी है वो ला सकता है, कोई मनाही नहीं है। सीओ भी अपने तरफ से जो भी चीजें चाहता है कुछ भी अपना प्रोड्यूस कर सकता है, कोई मनाही नहीं है। इसमें क्वेश्चनेयर भी दिए जाते हैं, वो लिख के जवाब देता है सीओ। वो क्वेश्चनेयर कैसे होते हैं? सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द इंसिडेंट, जो जैसे क्वेश्चनेयर वगैरह देंगे यहाँ पे, वो सब क्या रहेगा। लेकिन आपको एग्जाम में चूंकि नहीं पूछेगा ना, तो हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। उसमें ये लीडिंग टू सर्कमस्टांसेस रहता है, ये सब उसके सर्कमस्टांसेस टू द इंसिडेंट, ये सब वहां पे चलते रहेगा, होते रहेगा। सब होने के बाद लास्ट में पीओ सबमिट करता है ब्रीफ। ठीक है, इसको समय मिलता है 15 दिन, 15 डेज का समय देते हैं, प्लस एक्सटेंशन भी ले सकता है अगर सर्कमस्टांसेस हैं, विद ड्यू अप्रूवल ऑफ आईओ। पीओ के बाद फर्स्ट ये देगा पीओ ब्रीफ, सेकेंड में कौन देगा? फिर चार्ज ऑफिसर जो है उसको कहा जाएगा, आप अपना सीओ ब्रीफ भी बोलते हैं और कहते हैं कि भाई रिटन ब्रीफ अपना दीजिए। इनको भी लिखा हुआ रिटन ब्रीफ ये भी फाइल करते हैं। ये भी कितने दिनों? 15 डेज का समय। एक्सटेंशन चाहिए तो मांग लेते हैं। अब इंक्वायरी में तो जज कौन है? यही आईओ है, तो आईओ के परमिशन से काम हो जाता है। अगर उनको लगता है कि नहीं दे दें तो 15 दिनों में दे देंगे। अब देखिए, जब सब कुछ आ गया, तब ये जो जब ब्रीफ आ गया, आईओ के पास क्या आ गया? पीओ ब्रीफ, ये भी आ गया, प्लस सीओ ब्रीफ, ये भी। या सीओ ने कुछ नहीं दिया तो भी टाइम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? आईओ अपना रिपोर्ट तैयार करेंगे। आईओ रिपोर्ट जो तैयार करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? पेनाल्टी वेनाल्टी के बारे में नहीं लिखेंगे। ये जो चार्जेस थे उनमें लिखेंगे। प्रूव्ड हुआ तो प्रूव्ड बताएंगे, नॉट प्रूव्ड हुआ तो नॉट प्रूव्ड बताएंगे। कोई पेनाल्टी के बारे में कुछ नहीं, इनका काम पेनाल्टी नहीं। या बताएंगे पार्शियली प्रूव्ड हुआ। जो भी है सिर्फ इनका काम चार्जेज प्रूव्ड तक ही टिका हुआ है। चार्जेज प्रूव्ड होने के अलावे इनको कोई मतलब नहीं है। बस ये अपना रिपोर्ट किसको भेज देंगे? आईओ रिपोर्ट। ये आईओ रिपोर्ट भेज देंगे किसको? टू डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, जो इनको अपॉइंट किए थे। इनका काम खत्म, रिपोर्ट चला गया। अब जरा ये स्टेप 6 रख लेते हैं कि जब रिपोर्ट भेज रहे थे, स्टेप 6, जब रिपोर्ट भेज रहे थे, कौन? इंक्वायरी ऑफिसर क्या कर रहे थे?
सेंडिंग रिपोर्ट टू, कौन सा रिपोर्ट, आईओ रिपोर्ट, इसमें जोड़ दीजिएगा आईओ रिपोर्ट टू डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। क्या क्या भेजेंगे, इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या क्या रहेगा, ये जो है इंक्वायरी रिपोर्ट बनी है, इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या क्या रहेगा, कंटेंट क्या क्या भेजने हैं। फर्स्ट एक तो चार्जशीट वाला बात तो रहेगा ही रहेगा, जो आर्टिकल ऑफ चार्जेज है वो उनको लिखना ही पड़ेगा, प्लस जो मतलब वही रिप्रोड्यूस कर देते हैं वो स्टेटमेंट ऑफ, नॉर्मली आप यही देखेंगे, इम्पुटेशन ऑफ मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर जो भी था वो रहेगा। ठीक है, दूसरा डिफेंस स्टेटमेंट रहेगा कि अगर दिया है तो क्या दिया है इसने, ये लगा रहेगा उसमें, उसकी बातों को छुपा नहीं सकते। थर्ड क्या रहेगा, असेसमेंट ऑफ एविडेंस, क्या उन्होंने किया पूरे इंक्वायरी में, ये लगा होना चाहिए कि कैसे कैसे किए हैं। फाइंडिंग ऑन ईच आर्टिकल ऑफ चार्जेस, जितने चार्जेस थे उस सब पे, जैसे मान लीजिए एक था कि उन्होंने रूल 3C वायलेट किया, 3A वायलेट किया, 3B किया, रूल 7 वायलेट किया कंडक्ट रूल का, सब पे देंगे। और जो मैंने कहा ये क्या बताएंगे, प्रूव्ड बताएंगे, नॉट प्रूव्ड बताएंगे, या क्या बताएंगे, पार्शियली प्रूव्ड बताएंगे, पार्शियली प्रूव्ड बताएंगे। ठीक है, यही बताएंगे। पेनाल्टी से लेना देना इनका कोई लेना देना नहीं है। अब जब देखिए ये इंक्वायरी का रूल 14 का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, तो पूरा जब प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, आखिर ये इंक्वायरी जो भी शुरू हुआ है क्या अनंत काल के लिए चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। अब छोटी छोटी बातें हम जान रहे हैं इससे रिलेटेड, इंक्वायरी शुड बी कंप्लीटेड कितने दिनों में, कहा 6 मंथ में, कहा अगर नहीं हुआ तो एक्सटेंडेबल कितना है 6 मंथ, कहा कुल मिला के नोट मतलब मैक्सिमम जो आपको करने हैं वो 18 मंथ में आपको इंक्वायरी कंप्लीट करने हैं, मैक्सिमम ऑफ 18 मंथ्स, इससे ज्यादा नहीं लेने हैं समय। जब इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाए, इंक्वायरी का रिपोर्ट आ जाए, किसको फॉरवर्ड किए थे इंक्वायरी रिपोर्ट, टू डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को दिए थे ना, आईओ ने भेज दिया था। तो जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है कहते हैं विल टेक एक्शन, विल टेक डिसीजन, जो भी डिसीजन लेना है ऐसे अपने टेबल पर रख नहीं लेगा, विद इन 3 मंथ्स, कितने दिनों के भीतर इनको डिसीजन लेना है, 3 महीने के भीतर, इससे ज्यादा समय नहीं। तो इंक्वायरी कंप्लीट करने के लिए कितना समय चाहिए, 18 महीने मैक्सिमम, लेकिन कई बार इससे भी ज्यादा चला जाता है। ठीक है, अब कुछ जीआईडी की बात करेंगे इंक्वायरी से रिलेटेड, इंक्वायरी से रिलेटेड जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आप, मैंने कहा जो भी ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, जो भी ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, कौन सा इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, इसमें जितने डॉक्यूमेंट होते हैं, इसका जो बेसिस होता है ये बेस्ड ऑन कह सकते हैं प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब समझते हैं क्या, मतलब मैं सीधे सीधे कहूं, डॉक्यूमेंट नॉट बियॉन्ड डाउट, डॉक्यूमेंट
नॉट बियॉन्ड डाउट। देखिए कोर्ट जो काम करता है ना, कोर्ट का काम होता है बियॉन्ड डाउट, जब प्रूव हो तभी सजा देता है। लेकिन प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया कि भाई जो ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट प्राइमा फेसाई, या कह सकते हैं कि ये सब्सटेंशिएट करता है कि हाँ जी गलती हुई है। अब ऐसा भी नहीं है कि मतलब पूरे पूरे बियॉन्ड डाउट जाके ये बताता है कि नहीं नहीं कोई गलती नहीं हुई है या हुई है। तो ये कहने का मतलब है सिंपल शब्दों में कि प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब डॉक्यूमेंट जो है वो प्राइमा फेसाई फेवर करता है कि हाँ गलती हुई है, ना कि बियॉन्ड डाउट होना चाहिए। कोर्ट का डिसीजन बियॉन्ड डाउट होता है। आइए जरा देखते हैं, एक तो आपने देखा, एक दूसरा शब्द है डिनोवो इंक्वायरी। डिनोवो इंक्वायरी कभी पूछेगा, डिनोवो इंक्वायरी, इसका मतलब सीधा सीधा फ्रेश इंक्वायरी। फ्रेश इंक्वायरी, फ्रेश इंक्वायरी का मतलब शुरुआत से फिर से इंक्वायरी करते हैं। आइदर स्टेप्स अगर बताए गए हैं कहां से करने हैं तो वहां से, नहीं तो डिनोवो इंक्वायरी का मतलब अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है कि फ्रेश इंक्वायरी। थर्ड नंबर बातें जो मैं बता रहा हूं, मैंने कहा था आईओ और पीओ दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट होने, सॉरी आईओ मैंने कहा था क्या होने चाहिए, गवर्नमेंट सर्वेंट। मैंने लिखा था रिटायर्ड प्लस सर्विंग, दोनों होंगे। देखिए कोई भी आईओ अगर गवर्नमेंट सर्विंग आईओ है, इनके पास ऑफिस का काम भी है, तो ये मैक्सिमम इनमें लिमिटेशन दिया हुआ है। मैक्सिमम 10 केसेस इनको मिलेंगे इन ए ईयर, ठीक है, अगर गवर्नमेंट आईओ है तो। एंड 2 केसेस एट ए टाइम, क्लियर, 2 केसेस से ज्यादा एक समय में नहीं रहेगा। अगर रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट आईओ बने हैं तो इनके केसेस में अब इनको पैसा मिलता है। पैसा जो मिलता है ये भी अभी देखेंगे, जरा समय को भी मैं देख लूं। चलिए 2-4 मिनट में हम लोग क्लास ऑफ करेंगे, उससे पहले वो चीजें हम देख लेंगे फटाफट। मैक्सिमम 8 केसेस इन ए ईयर, ये नहीं पैसा इनका क्वालिटी खराब हो जाएगा, इन ए ईयर, ठीक है, प्लस ये फ्री हैं तो 4 केसेस एट ए टाइम, इनसे ज्यादा इनको नहीं देना। चलिए जरा देखते हैं डिफेंस असिस्टेंट, जो आपका डिफेंस असिस्टेंट आप लाते हैं अपने बचाव में, तो डिफेंस असिस्टेंट के लिए जरा देखिए, अगर डिफेंस असिस्टेंट मान लीजिए सर्विंग भी हो सकते हैं, रिटायर्ड भी हो सकते हैं, मैं रिटायर्ड रखा प्लस सर्विंग रखा। अगर मान लीजिए सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो मैक्सिमम सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो इनके ऊपर है 3 केसेस एट ए टाइम, एक बार में 3 केसेस से ज्यादा नहीं, साल में जितना केस करें कोई बात नहीं है। रिटायर्ड है तो ये कहते हैं मैक्सिमम इनको चूंकि फ्री हैं 7 केसेस एट ए टाइम, ठीक है, 7 केसेस से ज्यादा एट ए टाइम। जब भी ये अपॉइंट होते हैं आईओ के पास आएंगे तो आईओ पूछ लेता है इनसे कितने केसेस कर रहे हैं आप, लिखवा के लेता है, तो ये कहते हैं कि मैं 6 केसेस कर रहा हूँ, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है 7वां ले लीजिए। वो बोलेंगे 7 केसेस में ऑलरेडी हैंडल कर रहा हूँ, तो उनको नहीं मिलेगा।
सीओ को कहा जाएगा दूसरा डिफेंस असिस्टेंट लेके आओ, हम इनको नहीं देंगे। ये इतने केसेस हैंडल कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि सर ये रिटायर, अच्छा कोई गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंडेड हैं, क्या डिफेंस असिस्टेंट बन सकते हैं? यस, सस्पेंडेड गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं, सस्पेंडेड गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी डिफेंस असिस्टेंट, यस हो सकते हैं डिफेंस असिस्टेंट। याद रखिएगा कि खुद सस्पेंड होते हैं तो इनको ज़्यादा दिमाग खुलता है। जो एक बार सस्पेंड हो जाता है उसका दिमाग देखिए एकदम प्रचंकु हो जाता है, तेज हो जाता है, सब कुछ समझने लगता है। अब बात ये उठी कि सर ये रिटायर्ड वाले काम करने के लिए क्यों जान गंवाए रहते हैं? ठीक है, तो जो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट के हैं उनके केसेस में ऐसे नहीं है कि किसी भी रिटायर्ड को बुला के दे देंगे। डिफेंस असिस्टेंट में तो चार्ज ऑफिसर लाएगा, तो डिफेंस असिस्टेंट की केसेस में दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आईओ अपॉइंट करते हैं ये तो गवर्नमेंट, ये तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपॉइंट करते हैं ना, डीए। तो डीए ऐसे किसी को नहीं बना देंगे कि उनका रिश्तेदार है बना दो, ऐसे नहीं बना देंगे। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। आइए सर्टेन कंडीशंस हम बात करते हैं, छोटी सी बातें आज करके फिर क्लास ऑफ करेंगे। माइनर पेनाल्टी के लिए जो प्रोसीडिंग है वो मेजर में आपने सब कुछ समझ लिया है। कल उस पर छोटा सा एक चार्ट बनाते हुए और अपील, रिवीजन, रिव्यू, ये सब बातें हम कल के शुरुआती इनिशियल 1 आवर में करेंगे। 1 आवर या 45 मिनट जो भी लगे। देयर आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हम करेंगे। आइए जरा देखिए, जो आईओ, रिटायर्ड आईओ होते हैं उससे रिलेटेड गवर्नमेंट का क्या रूल है। रिटायर्ड आईओ का एक पैनल बनाया जाता है, ऐसा नहीं है कि खुद ये होते हैं। पैनल में शामिल होने के लिए क्या क्या कंडीशन है कि एटलीस्ट वो रिटायर्ड जो हुए हैं वो डिप्टी सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर से हुए हैं, एटलीस्ट डीएस लेवल ऑफिसर से रिटायर, एटलीस्ट डीएस लेवल ऑफिसर होने चाहिए, ज्वाइंट डायरेक्टर कहिए या डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर से पोस्ट से रिटायर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि इनका जो इम्पैनलमेंट है वो कितना होगा। एक तो विलिंग होने चाहिए, अनविलिंग को नहीं। विलिंग टू सर्व एज ए आईओ, ये भी ध्यान रखिए, आईओ के रूप में विलिंग हो। इनका पैनल वैलिडिटी जो होता है, ये पैनल की वैलिडिटी 3 इयर्स के लिए होती है। पैनल वैलिडिटी 3 इयर्स के लिए डिपार्टमेंट भी बनाता है, सीबीसी का गाइडलाइन दिया हुआ है, उसी के अंतर्गत डिपार्टमेंट बना के रखते हैं। 3 इयर्स हो जाएं, ठीक है। ये इनके ऊपर कंडीशन है और इनको मिलता है पैसा। रिटायर्ड आईओ को मिलता है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम कैसे डिसाइड होता है? ऑनरेरियम कैसे होता है? देखिए, ऑनरेरियम डिसाइड होने का कंडीशन है विटनेस। जहां पे नंबर ऑफ विटनेस, मान लीजिए कितने गवाह एग्जामिन करने हैं, मोर देन 10 है, 10 से ज्यादा है। मोर देन 10 नंबर ऑफ विटनेस क्या है? मोर देन 10 है। वहां पे इनको 90% ऑफ बेसिक पेंशन मिलता है। ये पेंशनर हैं तो इनको 90% ऑफ बेसिक पेंशन मिल जाता है, ठीक है। क्या मिल जाता है? 90% ऑफ बेसिक पेंशन। आइए, जहां पे ये क्या है, मतलब विटनेस की संख्या ज्यादा है, जहां पे नंबर ऑफ विटनेस क्या है, 6 to 10 है, 6 to 10 है, ऐसे केसेस में 70% ऑफ बेसिक पेंशन मिल जाता है, ठीक है। जहां पे ये मतलब कह सकते हैं कि विटनेस क्या है, लेस देन 6 है, विटनेस लेस देन 6 है, 6 से कम है, वहां पे इनको 60% ऑफ बेसिक पेंशन दे दिया जाता है। याद रखिएगा, इस ऑनरेरियम के अलावे भी इनको कुछ चीजें मिलती है, मैं प्लस कर देता हूं। एक मिलता है
सेक्रेटेरियल असिस्टेंस, कि भाई ये किसी को रख के कुछ काम करा रहे होंगे, कुछ कलर के जिनको देना पड़ रहा होगा, डीएस लेवल ऑफिसर हैं, खुद टाइप नहीं कर रहे होंगे, सेक्रेटेरियल असिस्टेंस मिलता है। जहां पे विटनेस मोर देन 10 है, 40,000 रुपये मिलेंगे सेक्रेटेरियल असिस्टेंट पर केसेस। जहां पे विटनेस 6 to 10 है वहां पे 30,000 रुपये मिलेंगे। और जहां पे विटनेस लेस देन 6 है वहां पे इनको सेक्रेटरियल असिस्टेंट 20,000 रुपये मिलेंगे कि किसी को रख के काम करवा सके। साथ ही साथ इनको एक फिक्स पर केसेस, कई बार इनको जान आना पड़ता है घर से, तो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है, क्योंकि ये जहां इंक्वायरी के लिए जा रहे हैं आ रहे हैं तो इसके लिए फिक्स कर दिया गया है। वो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है 40,000, जो भी मैं बता रहा हूं पर केसेस, ठीक है, ये इनको मिल जाता है। फिर ये अपना रिपोर्ट देंगे, उससे कोई आपका लेना देना नहीं है। इनके लिए कुछ प्रोसीजर्स बताए गए हैं कि आपको ऐसे भाग ना सकें, इन सब चीजों के लिए बता दिया गया है। ठीक है, आप देखिए ये आपका मेजर पेनाल्टी प्रोसीडिंग कंप्लीट होता है। मेजर पेनाल्टी प्रोसीडिंग को कैसे रिटायर्ड आयोग कैसे ये होंगे। एक सवाल आएगा, डिफेंस असिस्टेंट भी कुछ पैसा लेगा? नो, डिफेंस असिस्टेंट को नो, मतलब कोई पैसा ऐसे रूल में अलाउ नहीं है, बाहर ले ले तो कोई लेना देना नहीं, इस पे कोई रूल नहीं बताया है, लेकिन नॉर्मली नहीं अलाउ होता है। पीओ को ऑनरेडियम मिलता है, आईओ को ऑनरेडियम मिलता है। पीओ को मिलेगा, आईओ को मिलेगा, 5,000 10,000 का फिक्स है। आप देख लेंगे पीओ आईओ जो गवर्नमेंट वाले हैं, सिर्फ रिटायर्ड का मैंने बता दिया, अमाउंट आप देख लेंगे, आपके मटेरियल में दिया हुआ है 5,000 10,000 का होता है, आप एक बार उसको चेक कर लेंगे। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है आज की क्लास से तो फटाफट